बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जय हिंद किसान। खेतीबाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे रबी दलहनी फसलों के बारे में, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी खेती के लिए राज्य बागवानी मिशन और कार्यान्वित जिला योजना, राज्य के पशुपालकों को अनुदान पर पशु आहार देने की है योजना, और बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण संपदा 6। अब समाचार विस्तार से। राज्य में बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य बागवानी मिशन गैर कार्यान्वित जिला योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के किसान नए फल बाग का क्षेत्र विस्तार, फूलों की खेती, छोटी नर्सरी की स्थापना, सब्जी के संकर प्रभेदों की खेती, मसाला फसलों की खेती, संरक्षित खेती, फसल तुड़ाई कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए अनुदान की सुविधा ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अनुदानित दर पर पशु आहार और पूरक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें संतुलित पशु आहार की कीमत 24 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 25% का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर और अन्य मिनरल मिक्सचर की कीमत 120 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 50% अनुदान दिया जा रहा है। 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिकने वाले शीतवर्धक सप्लीमेंट पर भी 50% तक अनुदान उपलब्ध है। राज्य के किसान अगात लौकी का बिचड़ा तैयार करने के लिए संरक्षित संरचना का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पॉली हाउस में बिचड़ा का बीज लगा सकते हैं या प्लास्टिक का लो टनल भी बना सकते हैं। किसान भाइयों, अगात अगर आप लौकी की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिचड़ा उत्पादन आप संरक्षित संरचना में कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है उसका प्रयोग किया जा सकता है। और जिन किसान भाइयों के पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है वो अपने खेत पे एक सस्ती संरचना जो कि लो पॉलीटनल स्ट्रक्चर होती है, जो कि एक कम ऊंचाई वाला संरक्षित संरचना होती है, जिसे किसान भाई चाहे जीआई पाइप की मदद से उसको अर्धचंद्राकार आकार में मोड़ के, या बांस अगर उनके पास उपलब्ध है तो उसकी खपच्ची को अर्धचंद्राकार मोड़ के और क्यारी के ऊपर लगा के एक पॉली हाउस जैसी संरचना बना सकते हैं और इसके अंदर पॉली ट्यूब के अंदर लौकी का बिचड़ा तैयार कर सकते हैं और इसकी रोपाई करके और अगात फसल ये ले सकते हैं। राज्य के जो किसान बैगन की बसंतकालीन खेती करना चाहते हैं वो नवंबर से लेकर जनवरी तक फसल लगा सकते हैं। बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा क्लस्टर, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण शक्ति या स्वर्ण संपदा 6 लगाएं। बैगन के सामान्य प्रभेदों की बुआई में 700 ग्राम बीज और संकर प्रभेदों की बुआई में 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेदों की बुआई में कतार और पौधों के बीच 50-50 सेंटीमीटर की दूरी रखें। संकर प्रभेदों की बुआई में कतार और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा क्लस्टर, स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली की उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि संकर प्रभेद स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण संपदा 6 की उत्पादन क्षमता 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई बाली से धान के दानों को अलग करने के लिए पैर चालित धान थ्रेसर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चालक हाथ में पौधों को लेकर पैरों द्वारा थ्रेसर को चलाता है। ड्रम के घूमने से दाने अलग होकर बाहर गिरने लगते हैं। इसकी कार्यक्षमता 44 किलोग्राम प्रति घंटा है। आइए जानते हैं सब्जी फसलों में लगने वाले लाल मकड़ी कीटों को कैसे नियंत्रित करें। लाल मकड़ी कीट जिस सब्जी फसल में लगता है उस फसल के कोमल अंगों से रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देता है। इससे उपज में भारी कमी आती है। किसान भाइयों, सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए डाइकोफॉल या इथियान या ओमाइट दवा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है, उसके बारे में जानकारी हम देंगे। लेकिन छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश है। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाई बहन, आप रबी दलहनी फसल की तैयारी में लगे हैं। ऐसे में आपको खेतों की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन से बीज का चुनाव करना चाहिए, किस तरह से खाद की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था कैसे करनी चाहिए और पूरी जानकारी को लेकर हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में विराजमान हैं। तो देर नहीं करते हैं, सीधा आप सभी को लिए चलते हैं स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, झारखंड में रबी दलहनी फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो सही जानकारी के अभाव में अच्छी फसल नहीं ले पाते हैं। शस्य क्रियाएं सही ढंग से समझ में नहीं आती है, ज़मीन का चुनाव कैसे करें, उर्वरकों का प्रयोग किस तरह से करें, इन तमाम जानकारियों के साथ आज हम आपके लिए उपस्थित हैं। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र में बतौर शस्य वैज्ञानिक कार्यरत हैं।
डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपकी तमाम जिज्ञासाओं को निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि वो शांत हो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जब हम दलहनी फसलों की बात करते हैं तो दलहनी फसलों में भी कई फसलें हैं जो झारखंड की ज़मीन के लिए उपयुक्त हैं। वो दलहनी फसलें क्या हैं? लेकिन उससे भी पहले हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि दलहनी फसलों की खेती किसान भाइयों को क्यों करना चाहिए? क्योंकि आम तौर पर जो हम देखते हैं तो पारंपरिक तौर पर किसान भाई यहाँ सब्जी फसलों की खेती करते हैं, जो फसल मुख्य फसल है धान या गेहूं की खेती करते हैं। दलहनी फसलों की खेती क्यों ज़रूरी है? किसान भाई, दलहनी फसल की ज़रूरत इसलिए है कि दलहनी जो सोर्स है प्रोटीन का, ये सबसे चीपेस्ट सोर्स है, क्योंकि दूसरे प्रोटीन के सोर्स दूध है या मीट मछली है वो महंगा पड़ता है। तो उसके एक अपेक्षा हमें दाल के रूप में जो प्रोटीन का सोर्स है वो सस्ता पड़ता है। इसीलिए सभी को दाल प्रतिदिन लगभग खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए ये भी मापदंड तय करना चाहिए कि जिसका जितना वेट है। अगर किसी का वज़न 50 ग्राम है तो 50 ग्राम उसको दाल खाना है, 60 किलो वज़न है तो 60 ग्राम दाल खाना है। तो जितना जिसका वेट है और उसके परिवार में कितना वेट टोटल है उस हिसाब से निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमको जो है उतना दाल खाना है। जैसे एक घर में 5 आदमी है, 50 ग्राम एवरेज पकड़ते हैं तो 1 पाव दाल उसके यहाँ बनना चाहिए। और महीना 30 दिन का होता है तो उसमें आप जो है लगभग 5 दिन निकाल दीजिए मीट मुर्गा मछली, तो 20 से 25 दिन आपको दाल खाना है। तो 20 से 25 दिन को जो है कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपको जो है ये 20 पाव मतलब कि 5 किलो आसपास आपको दाल खाना है। तो 12 महीने में 12 25 60 किलो दाल की जरूरत पड़ेगा। 60 किलो है तो इसका मतलब ये है कि मांग है इसकी बाजार में और बड़े पैमाने पर, इसलिए इसकी खेती की जानी चाहिए। ये कारण तो ये है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है या फिर फसल में कई तरह के बदलाव लाने की भी ज़रूरत होती है। इसके लिए भी दलहनी फसलों की खेती की जानी चाहिए। जब हम झारखंड की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो किन दलहनी फसलों की खेती की जानी चाहिए मोटे तौर पर, जो यहाँ के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सके? देखिए, यहाँ पे जो रबी सीजन में ठंडक टाइम में चना पहले नंबर पे है। चना की खेती जो है लोग करते हैं। उसके बाद आपका जो है मसूर आता है। फिर उसके साथ साथ आपका खेसारी भी लोग लगाते हैं, राजमा भी लगाते हैं, मटर भी लगाते हैं। लेकिन यहाँ अधिकांश रूप से जो है चने की ही खेती की जाती है। जो चना जो है अधिकतर ऐसे जगह पर लगाते हैं जहाँ पर निगलेक्टेड एरिया है और वहाँ मॉइस्चर भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो 1-2 बार जुताई करके बढ़िया ढंग से उसमें चना लगा लेते हैं। तो उसमें आपका केवल जो भी खर्च आता है बीज पे ही खर्च आता है। बिल्कुल। तो मतलब ज़मीन के चुनाव में अगर हम सीधे तौर पर पूछें तो ज़मीन के चुनाव में कुछ विशेष सावधानी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, देखिए, जो धान काट करके धान की फसल हम कटाई करेंगे, काटने के बाद उसमें अगर चिकनी मिट्टी है तो उसमें देखते हैं मिट्टी जुताई लायक हो गई तो जैसे तमाड़ एरिया है तो वहाँ पर जो है लोग 1-2 बार जुताई करते हैं। उसके जैसे कहते हैं कि ढेले चना मैदे गेहूँ, तो ढेलेदार चना का खेत है तो कोई बात नहीं, आराम से उसमें हो जाता है। तो आप जो है चने की खेत के लिए जल निकास का प्रावधान देख लें, सावधानी पूर्वक उसको जल निकास बीच बीच में कभी बारिश हो जाता है तो पानी निकलने का साधन रहना चाहिए। और 1-2 बार जुताई करिए जो है और पाटा चला करके मिट्टी उसको लेबल कर देंगे और भुरभुरी मिट्टी हो जाए और चना उसमें आराम से बढ़िया ढंग से लगा सकते हैं। बिल्कुल। ये तो बात हो गई कि आप ज़मीन का चुनाव करें। लगाने का उपयुक्त समय क्या होगा डॉक्टर साहब? लगाने का उपयुक्त समय इसको बोलते हैं लगभग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर और नवंबर के लास्ट तक भी लगाते हैं लोग। तो ये जो अभी ठंडक टाइम है ये लगाने के लिए उपयुक्त समय है, क्योंकि हम लोग का धान की रोपाई थोड़ा लेट में हुआ, इसलिए अभी धान की कटाई थोड़ा लेट में चल रहा है। तो इसलिए जैसे जैसे खेत खाली आपका होता जाए तो आप जो है उसको खेत की बढ़िया ढंग से जुताई करके और फिर उसके बाद पाटा लगा करके उसमें जो है ये रबी जो दलहन है, चना है, मटर है, मसूर है, आपका जो है खेसारी है, इसको लगाने के लिए आगे बढ़ें। बिल्कुल। तो ये तो हो गई ज़मीन की तैयारी और लगाने के समय की भी बात हो गई। तो जो किसान भाई अभी दलहनी फसलें लगाएंगे उनके लिए एक और जानकारी की बहुत ज़रूरत होती है जो खाद और उर्वरक की होती है। तो खाद और उर्वरकों का प्रयोग कब, कैसे और कितनी मात्रा में करें? देखिए, चने जो दलहनी फसल है उसमें ज़्यादा उर्वरक नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसका बेसिक फंडा है 25-50-50-20। 25 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस, 25 किलो पोटास, 20 किलो सल्फर कहीं कहीं रिकमेंड करते हैं। तो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो 25 किलोग्राम नाइट्रोजन दे देंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। 50 किलोग्राम फास्फोरस
जो फास्फोरस डीएपी देंगे उतना जब देने जाएंगे तो आपका अधिकतर मात्रा आपका डीएपी से ही काम हो जाता है, थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ता है तो उसको आगे ले जाते हैं लोग। तो इस तरह से उर्वरक दे लेते हैं और लगभग 50 कुंतल, 50 कहीं कहीं पर लोग 100 कुंतल भी ले जाते हैं, लेकिन 50 कुंतल गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में जुताई के समय 15 दिन पहले ही बुआई के मिला देते हैं, तो खेत के लिए अच्छा रहता है। तो आप नॉर्मल रूप से गोबर की सड़ी हुई खाद ले चलें और साथ में 25, 50, 25, 20 ये जो है उर्वरक लेके चलेंगे, तो इससे आपको अच्छा ही रहेगा, बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात यह है डॉक्टर साहब कि जब हम लगाते हैं, फसल लगाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभेदों के चुनाव में कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो जो झारखंड की भूमि के लिए, झारखंड की मिट्टी के लिए जो प्रभेद रबी दलहनी फसलों के लिए होते हैं, चाहे वो मटर हो, चना हो, खसारी हो, राजमा हो, जो भी हम लगाएं, प्रभेदों के बारे में अगर किसान भाइयों को कुछ बताते कि किस तरह का प्रभेदों का चुनाव करें। देखिए, प्रभेद में चुनाव करते समय एक तो पुरानी वैरायटी को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, जिसको आपको लगा करके ये महसूस हो गया है इसमें बीमारी आता है, विल्टिंग का प्रॉब्लम होता है, फूल फल आते समय पौधा मरने लगता है, तो ऐसे वैरायटियों को अवॉइड करना चाहिए, उसको न लगाने की कोशिश करना चाहिए। और ये अपने आसपास के जो कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विश्वविद्यालय है या कृषि विभाग है, वहाँ से संपर्क कर लेंगे कौन विल्ट रेजिस्टेंट है। तो ऐसे स्थिति में जो वेराइटियाँ हैं जैसे पूसा 362 या पूसा 256 या जो है पूसा 372 और जैसे पूसा 3043, तो बीजी 3043 भी बोलते हैं इसको जो है, और KG 39, ये सब अच्छी अच्छी वेराइटियाँ हैं, या गुजरात चना 14, ये अच्छी वेराइटियों को लाने की कोशिश करना चाहिए। आपको ये वेराइटियाँ आपको NSC में आपके वहाँ से मिल जाएगा। और कुछ किसान लोग जो है बोल्ड सीडेड बड़ा दाने वाला लगाते हैं, तो जैसे आपका जो है काकटू है, सुब्रा है, तो इन सब वेराइटियों को भी जिसकी इच्छा हो वो ले सकते हैं। दूसरा जैसे मसूर है, HUL जो है, HUL मतलब कि जो है बना BHU की वेराइटी है 57, WDEL 77 या KLS आपका 218, ये जो है आपका मसूर जो है उसको भी कोशिश करना चाहिए कि वेराइटियों को लाया जाए। और राजमा के लिए ये DDR 14, अरुण, मालवी 15 और दूसरी वेराइटियां हैं उदय, इन सब को भी लेने की कोशिश करना चाहिए। खेसारिक में प्रतीक है या रतन है, पूसा है 24 या जो है महा उतराव या निर्मल है, इन सब वेराइटियों को भी लाने की कोशिश करना चाहिए, खेसारी को भी लगाएं। और मटर के लिए जो दो तरह की बातें हैं मटर में, एक तो दाल के लिए और दूसरा सब्जी के लिए। तो हम यहाँ दाल की बात कर रहे हैं, तो दांतेवाड़ा मटर 1 VL 42 और HUDP 15, ये VL आपका लगभग 3, ये सब वेराइटियों को कोशिश करना चाहिए कि हम ले आएँ, जिससे हमारे क्षेत्र में दाल की जो उत्पादकता है बढ़े। तो हम वेराइटी का चुनाव अच्छे ढंग से करना है और इसकी जानकारी ले करके ही करना है कि कौन वेराइटी अच्छी है, बढ़िया है, उसी हिसाब से चलना है। बिल्कुल। कहने का मतलब है कि जब हम प्रभेदों की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रभेद हैं, लेकिन आपको चुनना है, अपने अनुभव का भी उपयोग करना है कि आप किस तरह का लगा रहे हैं और उससे पिछला अनुभव आपका क्या रहा है। ये तो बात हो गई जो हम प्रजाति लगाते हैं। लगाने में एक सावधानी की ज़रूरत होती है। हम बीज शोधन और बीज उपचार की जब हम बात करते हैं तो बीज शोधन और बीज उपचार हम किस तरह से करें डॉक्टर साहब? बीज उपचार के लिए आपको पहले कोशिश करना चाहिए कि हम जो बीज उपचार करना है हमको, तो आप जो है बीज शोधन भी है, बीज उपचार भी है। तो बीज शोधन के लिए हमको राइजोबियम लेके चलते हैं। तो राइजोबियम जो है चने की अलग है, मटर का अलग है, उड़द का अलग है, मसूर का अलग है, मूंग का अलग है। तो इसके लिए राइजोबियम अपने जो आसपास के जो कृषि ये विश्वविद्यालय है वहाँ पर आपको 15 रुपये में 100 ग्राम का पैकेट मिल जाता है। और यह 200 ग्राम जो है आपको 8 किलो बीजा को शोधित करने के लिए उपयुक्त रहता है। तो अच्छा ये रहता है कि आप जो है 1 लीटर पानी में 200 ग्राम गुड़ गर्म करके उसको ठंडा कर लें और उसके बाद नीचे प्लास्टिक बिछा दें, उसके ऊपर बीज के ऊपर वो गिराएंगे घोल, तो वह जो है चिपचिपा हो जाएगा। उसके ऊपर राइजोबियम का लेप लगा देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको PSB भी लगाते हैं लोग। PSB लगाने के लिए आप जो है वहीं से लेना चाहिए जहाँ पे आपका कृषि विश्वविद्यालय है। इससे क्या होता है, राइजोबियम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में मदद करता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, तो उस नाइट्रोजन को अपनी गांठों में वह संग्रहित कराने के लिए बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है। और PSB जो हम DAP फास्फोरस देते हैं, तो फास्फोरस अघुलित अवस्था में ज़मीन पड़ा रहता है
100 किलो में 15 किलो ही पौधा ले पाता है, 85 किलो वहीं पड़ा रहता है, पिछले साल का भी पड़ा है, इसलिए पूरा का पूरा पौधा ले ले। इसीलिए आपको पीएसबी भी लगभग 200 ग्राम का जो पैकेट है 8 किलो के लिए सफिशिएंट। तो ये भी आप जो है जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से भी ले सकते हैं। और साथ में अब इसको फंगस और बीमारी से कीड़े से रोकने के लिए आप जो है बाज़ार में बेबिस्टीन रहता है या दूसरी दवाइयाँ भी रहती फंगिसाइड्स, उसको 2 ग्राम प्रति किलो की दर से उसमें लेपित कर देना चाहिए। और कीड़े लगने की संभावना कभी कभी रहते हैं कि वो जो है ज़मीन के अंदर पड़ गया तो दीमक लग के चाट गया, तो क्लोरोपाइरिफास ये 20 cc का रहता है दवा, तो ये लगभग 8 ml दवा को 50 ml पानी में घोल करके और ये जो है आपको लगभग 1 किलो बीजा में लेपित कर देना चाहिए। इससे आपका 4 चीज़ें हो गया, एक तो हो गया कि राइजोबियम की बैक्टीरिया पहुंच गई, दूसरा हो गया पीएसबी पहुंच गया, और तीसरा हो गया कि आपको फंगस वहाँ रुकेगा, चौथा हो गया कि कीड़ा अगर आने की संभावना रहेगा तो कीड़ा को भी रोक देगा। लेकिन ये इस बात का ध्यान रखना है कि आप कौन सी फसल लगा रहे हैं और राइजोबियम उसी का उपयोग करें, वो पैकेट में लिखा भी हुआ होगा। हाँ, इस बात अच्छा। का किसान भाइयों आप निश्चित रूप से ध्यान रखें कि आप कौन सी फसल लगा रहे हैं, चना लगा रहे हैं, मसूर लगा रहे हैं, राजमा लगा रहे हैं, खेसारी, हर के लिए अलग अलग पैकेट आता है, वो आप ज़रूर देख कर लगाएं, अन्यथा अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो नुकसान हो सकता है जी। ये तो बात हो गई, लगाने की बात हो गई, प्रभेद की बात हो गई, जो हम उपचार करें उसकी भी बात हो गई। लेकिन अभी का जो मौसम है, ठंड के मौसम में सिंचाई भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर सिंचाई सही समय पर नहीं मिले तो पौधों को नुकसान हो सकता है। सिंचाई कब करना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, मॉइस्चर जो ज़मीन में है उसको हम लगाएंगे तो कोशिश करेंगे उसी मॉइस्चर में ही वो निकल आए जो है। और दूसरा जो खेसारी की बातें हैं, तो खेसारी को लोग जो है पैरा क्रॉपिंग में भी लेते हैं कि धान की अगर फसल हमारी खड़ी है उसी में पानी निकासी कर देते हैं और बाली कटने के पहले 10-15 दिन पहले उसको खेसारी को छीट देते हैं, तो ये पैरा क्रॉपिंग के रूप में लेते हैं। और मटर में भी बटूरा मटर एक होता है, छोटा छोटा दाना रहता है, उसको भी जो है पैरा क्रॉपिंग के रूप में लिया जाता है। और तीसरा आजकल चना भी छोटे छोटे आते हैं, उसको भी छीटते हैं। तो जो छीटा वाला विधि है तो ये तो ठीक है कि खड़ी फसल में हम कर लिए, उसका मॉइस्चर को ले लिए, लेकिन खेत की जब जुताई कर देते हैं हम जो है, जुताई करने के बाद इसको हल के पीछे हम जो गिराते हैं, चना है, मटर है, मसूर है, तो इन सब को ध्यान रखना चाहिए कि हमें नमी पर्याप्त बनी रहे। और जब ये पौधा अंकुरित हो जाएगा, 20 दिन का हो जाएगा, तो आप फिर उसको आवश्यकता अनुसार पानी देंगे। दलहनी फसलों में ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और इसका बीज की भी मात्रा को भी ध्यान में रखना है। जैसे चना है तो चना का छोटा दाना और बड़ा दाना, छोटा दाना है तो 70 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। बड़ा दाना आपका है तो लगभग आपका उसमें 80 से 100 किलोग्राम के आसपास चला जाता है। वही दर जो है आपका मटर में भी लग पाता है। मसूर में लगभग 25 से 35 किलोग्राम और बड़ा दाना है तो 35 से 40 किलोग्राम। राजमा आपका है तो उसमें 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाता है। खेसारी आपका है तो लगभग 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीजा को सुनिश्चित कर लेना है। बीजा की कमी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो इसको लाइन से भी कोशिश करना है कि लगाया जाए। लाइन से लगाते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट रखते हैं, पौध से पौध की दूरी जो है 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं, तो जिससे उसको प्रॉपर जो है पॉपुलेशन मिलेगा, कहीं घना ज़्यादा नहीं होगा, तो हमारे पौधे में फल ज़्यादा अच्छा बढ़िया आएगा। बिल्कुल। तो ये जो हम जो लगाएंगे रबी दलहनी फसल, तो कुछ दिनों के बाद ये बढ़ना शुरू होगा, लेकिन साथ साथ खरपतवार भी इसके साथ बढ़ना शुरू होगा। तो खरपतवारों के नियंत्रण के लिए क्या करें, निराई गुड़ाई कब करें और किस तरह से करें? देखिए, फसलों में खरपतवार के लिए इसमें 3 रूप में बांटा गया है: प्री इमरजेंस, प्री प्लांट हर्बिसाइड, प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस। प्री प्लांट हर्बिसाइड मतलब हम फसल खेत को जोतने के पहले ही जो घास फूस है दवा है उसको चलाएंगे, राउंड अप चलाएंगे तो वो जो है पूरा जल के ख़त्म हो जाएगा। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड ये जो है जब हम बुआई कर देते हैं उसी समय हम इसको जो है छिड़काव करते हैं, तो ये जो है प्री इमरजेंस में आता है। पोस्ट इमरजेंस जो बुआई के 10-15 दिन बाद। तो प्री इमरजेंस में ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास संसाधन है तो तब तो ठीक है। अगर हमारे पास आदमी लेबर कम है तो जिस दिन हम बुआई करेंगे उसी दिन पेंडीमेथिलीन को लाएंगे, 3 लीटर पेंडीमेथिलीन, और आप लगभग 700 से 800 लीटर पानी में उसको घोल बनाएंगे और इसको बुआई के दिन या बुआई के दूसरे दिन इसको छिड़काव मारेंगे। तो इससे क्या होता है कि खरपतवार फसल निकलने के
समय वो नहीं आएंगे, वो रुक जाएंगे, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अन्यथा आप जो है जब पौधा उग आया है तो आप पहली निकाई गुड़ाई आपको 20 से 25 दिन पे कर लेना है, दूसरी निकाई गुड़ाई आपको लगभग 35 से लेकर 45 दिन पे कर लेना है। तो ये और जिससे कि आपका खेत में खरपतवार न रहें और पोषक तत्व पौधों का ये नष्ट न होने पाए। इसके साथ साथ ये भी एक चीज़ है कि जो आपका चना है उसका निपिंग करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत संक्षेप में हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो हम खुटाई करते हैं वो खुटाई कितना लाभदायक होता है? देखिए, खुटाई करने से पौधे में जो उसका निपिंग जो करते हैं तो उसका खुटाई 1 सेंटीमीटर करना चाहिए। तो उसकी खुटाई करने से आपका उसमें ब्रांच शाखा ज़्यादा आता है। जहाँ खुटाई नहीं होता है तो वहाँ 3-4 शाखा रहता है, लेकिन जब हम उसमें खुटाई कर देते हैं तो शाखाएँ बढ़ जाती है, 5-6 हो जाता है। बिल्कुल। और जब जो है हम 2 खुटाई कर देते हैं तो वहाँ संख्या और बढ़ जाती है तो फसल अच्छी होती है। बिल्कुल किसान भाइयों, तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि आप किस तरह से लगाएं ज़मीन का चुनाव से लेकर प्रभेदों का चुनाव तक, और साथ ही साथ किस तरह से देखभाल करें। उम्मीद है कि ये जानकारियाँ आपको लाभ पहुँचाएंगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।